हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आखिरकार महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। महिला आरक्षण नहीं, नारी शक्ति बंधन बिल। मोदी सरकार, योगी सरकार जो है वो नाम बदलने में काफी माहिर है। काम हो या ना हो, लेकिन नाम बदलना चाहिए। अब इसीलिए महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन बिल कर दिया गया है। दोस्तों, तो ये महिला आरक्षण बिल क्या भला है, इससे क्या फायदा होगा, इसमें क्या क्या पेच है, इसमें क्या क्या विवाद है, ये कब लागू होगा, कब तक लागू हो पाएगा, बीएसपी सुप्रीमो ने किस तरीके से बीजेपी की पोल खोली है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा। आजादी के बाद भी महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी हाजिरी दर्ज करा रही हैं। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या कला, साहित्य, सुरक्षा, खेल, सभी क्षेत्रों में वो आगे हैं। सरकारें भी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही हैं, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में बदलाव ला सकें। तो दोस्तों, जो नारी शक्ति बंधन बिल है, यह महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम कर सकता है। लेकिन यह जो बिल है, ये नहीं। बीएसपी सुप्रीमो ने इस बिल को लेकर जो बात कही है, अगर बीएसपी सुप्रीमो की वो बातें इस बिल में ऐड हो जाएं, तो दोस्तों यकीन मानिए महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। जी हां दोस्तों, मैं सही कह रहा हूं और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो मौजूदा बिल है वो लॉलीपॉप है, वो एक जुमले की तरह है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल क्लियर, साफ हो जाएगा, शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यह बिल आखिर कहता क्या है, इसमें कितना दम है और बीएसपी सुप्रीमो की बातों में कितना दम है। अगर वो बातें ऐड ऑन हो जाती हैं इस बिल में, तो दोस्तों सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन बिल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, अपडेट दे दूं कि आखिर हुआ क्या। नारी शक्ति बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लोकसभा में पेश किया। अब आप कहेंगे लोकसभा में क्यों? तो दोस्तों, लोकसभा में इसलिए क्योंकि इसे राज्यसभा से पारित करा लिया गया था 2010 में ही। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इस समय संसद का विशेष सत्र चल रहा है और अब जो सत्र है, जो कार्रवाई है, वो नई संसद भवन में की जा रही है। नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन बिल को पेश किया गया और आज इस पर बहस होगी, फिर वोटिंग होगी, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, हस्ताक्षर होगा, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। दोस्तों, इस कानून से क्या फायदा होगा, क्या ये लागू हो पाएगा, इसमें क्या क्या पेच है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बिल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जानते हैं कि आखिर इस बिल का वजूद कब आया, कब यह बिल अस्तित्व में आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बार इस बिल को पेश किया गया साल 1996 में। उस समय देवेगौड़ा की सरकार थी। दोस्तों, महिलाओं की प्रतिनिधित्व का बीड़ा उठाया था देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा की सरकार ने। लेकिन उसके बाद देवेगौड़ा साहब की जो सरकार थी वो गिर गई। उसके बाद फिर से कई बार प्रयास किया गया, क्योंकि 27 साल लग गए, 27 साल लग गए इस बिल को लोकसभा में आते आते। दोस्तों, 1996 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में। उसके बाद फिर 1998 में, 1999 में, 2008 में, 2010 में। लेकिन 2010 में भयंकर विरोध हुआ था। उसके बाद ये जो बिल है लोकसभा में पेश नहीं हो पाया था, राज्यसभा से ये बिल पारित हो चुका था। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि महिला आरक्षण बिल या फिर नारी शक्ति बंधन बिल से फायदा क्या है? फायदा है, बहुत फायदा है, लेकिन जो बिल है फिलहाल उससे नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि इस बिल में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मौजूदा दौर में, वर्तमान में महिलाओं की सदन में भागीदारी, नेतृत्व कितनी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी भी राजनीतिक भागीदारी में महिलाएं बहुत पीछे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों लोकसभा की। लोकसभा में कहा जा रहा है कि इस समय 82 महिलाएं हैं। वहीं दोस्तों मैं उच्च सदन राज्यसभा की बात करूं तो इस समय राज्यसभा में 31 महिलाएं हैं।
जी हां, 238 राज्यसभा सांसदों में से सिर्फ 31 महिलाएं हैं और अगर परसेंट में आप देखेंगे तो 13.20% हो जाता है ये। दोस्तों आप जानते हैं कि विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ये भी जरूरी है, आप जानिए इससे पहले। दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। इस समय छत्तीसगढ़ में 14.44% विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी है। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में 13.70% भागीदारी है महिलाओं की। वहीं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में 12.35% महिलाओं की भागीदारी है। वहीं राजस्थान में 12% महिलाओं की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में इससे भी कम, उत्तर प्रदेश में 11.66% महिलाओं की भागीदारी है। दोस्तों वहीं दिल्ली और उत्तराखंड की बात करूं तो यहां पर 11.43% महिलाओं की भागीदारी है। दोस्तों भारत में तो दो राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की विधानसभा में भागीदारी बिल्कुल शून्य है, वो है नागालैंड और मिजोरम। वहीं अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में इस समय 3.14% महिलाओं की भागीदारी है, जो बिल्कुल शून्य के ही बराबर समझिए। पुदुचेरी में ऐसे ही हालात हैं जहां पर 3.33% महिलाओं की भागीदारी है। तो दोस्तों ये तो हुआ इस बिल का बैकग्राउंड। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं कि अब इसमें पेच क्या क्या है। देखिए इसमें दो बहुत चुनौतियां हैं, दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं इस बिल की। दो बड़ी बातें दोस्तों जो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ने, गोदी पत्रकारों ने भी छुपाया है और मोदी की वाहवाही में ये 2 पॉइंट गोदी पत्रकार भूल गए हैं, जो मैं आप तक दोस्तों पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों पहली जो चुनौती है, जानते हैं हमारे देश में अभी तक जनगणना नहीं हुई है। जनगणना नहीं हुई है क्योंकि जातिगत जनगणना का मुद्दा आया, उसके बाद कोरोना का मामला भी आया और 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जनगणना अभी तक मोदी सरकार ने नहीं कराया क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने जनगणना को रोका हुआ है। अब ये सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब जनगणना नहीं हुई तो इसका परिसीमन कैसे होगा। डिलिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि 2026 में लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। अभी 543 हैं तो बाद में 800 हो जाएंगी। तो यहां पर दो पेच हैं कि जनगणना नहीं हुई और डिलिमिटेशन नहीं हुआ, परिसीमन नहीं हुआ। दोस्तों इसी मामले को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। मोदी सरकार का नया जुमला मात्र है। ये बिल 2029 के बाद भी लागू नहीं होगा। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो 2024 में इसे लागू करो, वरना देश की महिलाओं को धोखा देना बंद करो। तो दोस्तों मोदी जी हमेशा श्रेय लेते हैं और मोदी जी जो काम करते हैं, बीजेपी जो काम करते हैं, कहा जाता है कि उसके पीछे चुनाव मकसद होता है। और 2024 चुनाव के लिए साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि ये बिल लाया जाएगा लेकिन ये लागू नहीं हो पाएगा। दो महत्वपूर्ण चुनौतियां हमने आपको बता दी। एक तो जनगणना नहीं हुई, जनगणना शुरू होगी, कब शुरू होगी, कब तक आंकड़े आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन कब होगा, ये सब बहुत सारी पेचीदगियां हैं दोस्तों। अभी ये 2024 तक तो लागू ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस बिल में खामी क्या है। चुनौती तो हमने देख ली, चुनौती देख ली और इसके लाभ भी देख लिए, क्या फायदा होगा, लेकिन खामी समझिए, खामी क्या है। यहां लिखा है कि 33% आरक्षण, महिला आरक्षण। अब वो महिला मजबूत है, शहर में रहती है, पैसे वाली है, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत है, वो लोग सदन में जाएंगी या कोई गांव की महिला सदन में पहुंचेगी, ये तो बड़ा सवाल है। ये जो 33% का टैग लगा दिया गया है, 33% का टैग लगा दिया गया है, उसमें ये कैसे आप सुनिश्चित करेंगे SC ST OBC की महिलाएं भी सदन में पहुंचेंगी? ये बहुत मुश्किल है दोस्तों मैं यहां पर आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। दोस्तों आजाद भारत से अब तक हमारे देश को 7,500 सांसद मिले, लेकिन जानते हैं महिलाएं कितनी मिली? मात्र 625 महिलाएं। और सर्वे में सामने आया है, जानकार कहते हैं कि 625 में से 2-3% ही SC ST की महिलाएं थी। अब आप सोचिए, बिना रिजर्वेशन के अगर SC ST OBC की महिलाओं का यह हाल है कि वो सदन नहीं पहुंच पा रही हैं, जिन्हें जरूरत है आरक्षण की, तो क्या यहां पर कोई खेला खेला जा रहा है? क्या यहां पर कोई खेला खेला जा रहा है? ये जो 33% आरक्षण लिख दिया गया, ये खतरनाक है दोस्तों, इसे आप समझिए। और इसी बात को बसपा सुप्रीमो ने बाकायदा रेखांकित किया है।
दो बिंदुओं में बसपा सुप्रीमो ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि ये जो 33% का आरक्षण आप झुंझुना पकड़ा रहे हो, इसमें हम कैसे पता करें कि हमारे समाज के लोग भी जाएंगे, SC ST OBC वहां पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अनरिजर्व अगर चीजें हैं दोस्तों, तो जाहिर तौर पर उसमें उच्च जाति के लोग पहुंच जाते हैं। आरक्षण है, महिला आरक्षण है, अब उस महिलाओं में कैटेगरी तो नहीं देखेंगे ना, इसीलिए महिला आरक्षण में कोटे की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों, इस बिल में बसपा सुप्रीमो ने दो चीजों को ऐड करने के लिए कहा है। पहली चीज ये कि जो ये 33% आरक्षण है उसे 50% किया जाए, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, 33% से काम नहीं चलेगा। हालांकि पंचायती राज में आप देख रहे हैं कि 50% आरक्षण हो चुका है कुछ राज्यों में। अब बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि जो 33% आरक्षण का झुनझुना है उसे 50% किया जाए। और दोस्तों, दूसरी बड़ी बात जो रेखांकित करने वाली है, जो नोट करने वाली है दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ये कह रही हैं दूसरी बात कि SC ST के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ महिला आरक्षण, उसमें जाति तो नहीं है ना, महिलाओं की भी तो जाति होती है ना। तो दोस्तों, यहां पर साफ तौर पर जो गलती है बसपा सुप्रीमो ने पकड़ ली है। गलती ये कि SC ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण इसमें क्यों नहीं किया गया, कोटे में कोटा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि 33% आरक्षण ठीक है, अब इस समाज की महिलाएं अगर नहीं जा पाएंगी, SC ST समाज की महिलाएं सदन में नहीं जा पाएंगी, तो इस आरक्षण का क्या मतलब है, इसका क्या वैल्यू है? क्योंकि दोस्तों, आज भी SC ST OBC जो समाज है पिछड़ा हुआ है, इसे अभी भी आरक्षण की जरूरत है। ये सताए हुए लोग हैं, 2500 साल तक इनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, तो इन लोगों को असल मायने में आरक्षण की जरूरत है। तो दोस्तों, बसपा साफ तौर पर यह कह रही है कि महिला आरक्षण बिल में SC ST OBC का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो BSP ये समझेगी कि BJP और कांग्रेस दोनों की जातिवादी मानसिकता अभी भी नहीं बदली है और ये पार्टियां अभी भी इन वर्गों को पिछड़े हुए बनाए रखना चाहती हैं। बसपा सुप्रीमो ने जैसे ही कहा कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, कोटे में कोटा किया जाए, उसके बाद नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, हर कोई बसपा सुप्रीमो के समर्थन में आ गए। तो दोस्तों, आज इस बिल पर सदन में बहस होगी। कल इसे लोकसभा में पेश किया गया, मैंने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लोकसभा में पेश किया है, अब इस पर बहस होगी। क्या ये बिल लोकसभा से पारित हो पाएगा? और अगर पारित भी हो गया तो क्या ये 2024 से पहले ये बिल कानून में तब्दील हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और वैसे दोस्तों, जानकार ये भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार क्रेडिट लेना चाहती है, वो इसे पास कराएगी, लागू नहीं करेगी। क्योंकि हमने कहा ना, दो चीजें, चुनौतियां इसमें क्या है, एक तो परिसीमन की बात है और एक जनगणना अभी नहीं हुई है। जाति जनगणना से मोदी सरकार पहले से पीछे भाग रही है दोस्तों। तो असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, असल मुद्दों पर यह सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। BSP सुप्रीमो का सुझाव आपको कैसा लगा दोस्तों? BSP सुप्रीमो की राय से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।